पिछली क्लास में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करी थी और चार्ज डेंसिटी हमने देखा था। उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव किए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सबसे पहले ये देखेंगे डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द कर्व। ये क्या होता है? कर्व होता है। इट इज डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field. So it is defined as the curve. ये कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है? along which a small positive charge would tend to move. कोई भी एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे मूव करता है और जो कर्व फॉर्म करता है उसके पाथ को ही हम कर्व कर रहे हैं। So it is defined as the curve along which a small positive charge would tend to move. स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे मूव करता है, जिस कर्व पे मूव करता है, उसे ही हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। So it is defined as the curve along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field. When free to do so in an electric field. यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव कहां करेगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चार्ज के मूव करने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। So electric lines of force is defined as the curve along which a small positive charge would tend to move. और मूव कहां करेगा? When free to do so in an electric field. When free to do so in an electric field. अब बात करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। So and the tangent to the lines and the tangent to the line of force at any point, and the tangent to the line of force at any point gives the direction of electric field. Gives the direction of electric field at that point. यानी किसी इस कर्व के ऊपर हमने देखा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा। तो ये कर्व होगा। कौन सा कर्व होगा? जिस कर्व पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। कब मूव करेगा?
जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो एक कर्व का फॉर्म होगा और उस कर्व को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। अब उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। So the tangent to the line of force at any point, the tangent to the line of force at any point gives the direction of electric field at that point. The lines of force do not really exist. The lines of force do not really exist. यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता या हमें दिखाई नहीं देगा। हम इस चीज को समझने के लिए एक इमेजिनेशन करते हैं। दे आर इमेजिनरी कर्व्स, द लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, दे आर इमेजिनरी कर्व्स, दे आर इमेजिनरी कर्व्स। हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, एक कर्व है। कौन सा कर्व है, जिसपे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। ये है क्या, बस इमेजिनरी कर्व्स है, दे आर इमेजिनरी कर्व्स। अब कर्व सपोज कीजिए जैसे ये कर्व है, एक कोई स्मॉल पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है तो वो कैसा पाथ बनाएगा, तो इस तरह के पाथ पे मूव करेगा। अब हमें इस पे 3 पॉइंट हमने ले ली, हमने P पॉइंट लिया, Q पॉइंट ली और यहाँ पे R पॉइंट ले ली। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इन पॉइंट्स पे हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने होंगे और टेंजेंट्स की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन होगी। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो EP यानी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। ये Q पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो EQ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है किस पॉइंट पे, Q पॉइंट पे। उसी तरह से R पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। So this is about electric lines of force. It is defined as a curve along which a small positive charge would tend to move. स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ पे, जिस कर्व पे मूव करता है उस कर्व को ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। और कब मूव करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उन पॉइंट्स पे जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एंड लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं होता, ये एक इमेजिनरी कर्व होता है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे।
तो पहली प्रॉपर्टी है द लाइंस ऑफ फोर्स, द लाइंस ऑफ फोर्स. Lines of force means electric lines of force. The lines of force are continuous smooth curve. The lines of force are continuous smooth curve without any break. Without any break. पहली प्रॉपर्टी क्या है? The lines of force are continuous smooth curve. Lines of force पहली चीज continuous होनी चाहिए, दूसरी चीज स्मूथ होनी चाहिए और इसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए. दूसरी प्रॉपर्टी है the lines of force start from positive charge. लाइंस ऑफ फोर्स कहां से स्टार्ट होगा? तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा. The lines of force start from positive charge and end at negative charge. And end at negative charge. End at negative charge. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा. फिर they do not form a closed loop. They do not form a closed loop. ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा. क्लोज लूप नहीं फॉर्म करेगा. क्लोज लूप का मतलब जैसे सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यहां से स्टार्ट होके यहां पे एंड कर जाएगा. क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि वापस रिपीट नहीं होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ. तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप. अब बात करते हैं कि अगर मान लो यहां तो हमने बताया कि दो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा. अगर सिर्फ एक ही चार्ज है तो इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, if there is a single charge, then lines of force start and end at infinity. अगर सिंगल चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट भी इंफिनिटी से होगा और एंड भी इंफिनिटी पे होगा. If there is a single charge, then lines of force start and end at infinity. स्टार्ट भी इंफिनिटी पे होगा और एंड भी इंफिनिटी पे होगा. अगर सिंगल चार्ज है, if there is a single charge, then lines of force start and end at the infinity. और अगर दो चार्ज है प्लस और माइनस, तो लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. दूसरी बात, they do not form a closed loop.
ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। And if there is a single charge, then lines of force start and end at infinity. ये हो गई second property. Now the third property is the tangent to a line of force. The tangent to a line of force. The tangent to the line of force at any point. The tangent to the line of force at any point gives the direction of electric field at that point. Here, third property, the tangent to the line of force. The tangent to the line of force at any point gives the direction of electric field at that point. Fourth point है, no two lines of force can cross each other. No two lines of force can cross each other. दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका रीजन भी अभी हम देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सपोज करो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है, दोनों अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे इस कर्व के लिए टेंजेंट और इस कर्व के लिए टेंजेंट की डायरेक्शन, तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। एट द सेम पॉइंट two different electric field is not possible. Therefore, no two lines of force can cross each other. If they intersect, अगर ये दो lines of force intersect करेंगे तो क्या होगा? Then there will be two tangents at the point of intersection. Then there will be two tangents at the point of intersection. At the point of intersection. अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट होंगे, जो कि डायग्राम पे बताया। इस दोनों कर्व के ऊपर एक टेंजेंट होगा, इसके ऊपर, और इस कर्व के ऊपर एक दूसरा टेंजेंट होगा। तो जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे दो टेंजेंट प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड हेंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस two direction of electric field. Two direction of electric field at the same point is not possible. तो ये प्रॉपर्टी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी कि नो टू लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसका आंसर ये होगा, व्हाई टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
तो उसका आंसर ये हुआ, इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट प्रोड्यूस होगा, और दो टेंजेंट प्रोड्यूस होने का मतलब देयर मस्ट बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टी देखा, अभी 3 प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे। 5th नंबर प्रॉपर्टी है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। द लाइंस ऑफ फोर्स are always normal to the surface of conductor। लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा सरफेस, कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे सपोज करो स्फेरिकल कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे, ये होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, द लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब देखेंगे 6th प्रॉपर्टी, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स। द रिलेटिव क्लोजनेस of the lines of force gives the measure of strength of electric field, gives the measure of strength of electric field, gives the measure of strength of electric field। यानी लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की जो क्लोजनेस होगी, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज्यादा है या मैग्नीट्यूड लेस है या मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स। So the lines of force, the lines of force are, पहला point A, the lines of force are close together in a strong electric field, in a strong electric field। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होंगे, दे मस्ट बी क्लोज टुगेदर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये लाइंस ऑफ फोर्स, इनके बीच की डिस्टेंस अगर पास ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, पास पास है, दो लाइंस ऑफ फोर्स की डिस्टेंस अगर लेस है, यानी ये क्लोजर टुगेदर है, तो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट,
far apart in a weak field, far apart in a weak electric field. अगर दो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच के डिस्टेंस ज्यादा है, फार अपार्ट है, तो स्ट्रेंथ जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लेस होगी, वीक स्ट्रेंथ होगी। दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो लेस होगी, और दो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस अगर लेस है यानी ये क्लोजर है तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी। एंड पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, पैरेलल एंड equally spaced in a uniform electric field, in a uniform electric field. अगर लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है और उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। If lines of force are parallel and equally spaced, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, सभी लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, जैसे all the lines are parallel and the distance between two consecutive lines of force are equal, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। Uniform electric field. If the lines of force are parallel and equally spaced, then there must be uniform electric field. And the last property, seventh property, the electric lines of force do not passes through a conductor. The lines of force do not passes through a conductor. The lines of force do not pass through a conductor. किसी कंडक्टर को पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करके बाहर नहीं निकलेगा, पास नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड inside a charged conductor, electric field inside a charged conductor is zero. ऐसा क्यों नहीं होगा? लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर को पास क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। सपोज करो ये चार्ज कंडक्टर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां एग्जिस्ट करेंगे? सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, इसलिए कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स अंदर एंटर नहीं करेगा, इनसाइड एंटर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, so the lines of force do not pass through a conductor. The lines of force do not pass through a conductor because electric field inside a charged conductor is zero. तो ये हमने डिस्कस कर लिया। पहला टॉपिक हमने देखा था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज्ड कंडक्टर, फॉर डिफरेंट चार्ज्ड कंडक्टर, डिफरेंट चार्ज कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, अगर कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से प्रोड्यूस होगा। पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ, आउटसाइड, ये जो एरो है ये डायरेक्शन को बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है एरो। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगे। अब बात करते हैं अगर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, माइनस, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द चार्ज, इनसाइड, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनसाइड होगी, एरो की डायरेक्शन इनसाइड होगी। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, इनसाइड। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनसाइड, यानी टुवर्ड्स द चार्ज। इनसाइड मींस टुवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव के कारण। अब बात कर लेते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही है, जैसे यहां पे सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमने देखा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस से एंड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टेड फ्रॉम प्लस एंड एंड एट माइनस, नेगेटिव चार्ज प्लस से स्टार्ट होकर के माइनस की तरफ जाएगी, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस की तरफ, इनसाइड, प्लस से माइनस की तरफ। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम इस तरह से शो करेंगे। बाहर की तरफ प्लस चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बाहर की तरफ, आउटसाइड, आउटसाइड द चार्ज। यहां पे प्लस के कारण सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटसाइड। उसी तरह से माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटसाइड, बाहर की, सॉरी, माइनस के कारण लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन टुवर्ड्स, इनसाइड, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो अगर दो चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरह से दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह से प्रोड्यूस होंगे। अब अगर सपोज कीजिए दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो इनके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ, आउटसाइड, यहां भी बाहर की तरफ, आउटसाइड, और इस तरह से
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां भी प्लस के जा रहे हैं, आउटसाइड। अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ। अब ये जो बीच का रीजन होगा ये न्यूट्रल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। यहाँ तो अनलाइक चार्जेस थे तो अट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो बीच में न्यूट्रल पॉइंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बीच में न्यूट्रल पॉइंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होगा। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ एंड इक्वली स्पेस्ड एंड पैरेलल। दो लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी और पैरेलल होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुआ, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी every point the value of electric field will remain same, that is uniform electric field। ये केस हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, uniform electric field। So this is the electric field lines of different charged conductor, electric field lines for different charged conductors। ये टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस, फील्ड लाइंस का एडवर्ड नेक्स्ट अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इंटीग्रेशन से कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इंटीग्रेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंटीग्रेशन के थ्रू कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेरिवेशंस देखेंगे, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज कीजिए देयर इज अ रॉड, देयर इज a rod of length L, there is a rod of length L, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, on which charge Q, on which charge Q is uniformly distributed, on which charge Q is uniformly distributed। तो हमने देखा there is a rod of length L, एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और उस रॉड के ऊपर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। There is a rod of length L on which charge Q
is uniformly distributed. लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। चूंकि रॉड है तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी जो होगी वो लैम्डा होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड द फोर्स on charge कैपिटल Q। अब एक और चार्ज है, एक दूसरा चार्ज Q है। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q कैपिटल Q ड्यू टू दिस रॉड, ड्यू टू दिस रॉड। जो रॉड हमें दे रखा है L लेंथ का, उसके कारण Q चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये डेरिवेशन है, देखते हैं कैसे फाइंड आउट की जाएगी। सबसे पहले हमें गिवन है कि देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L। ये हमने एक रॉड सपोज किया जिसकी लेंथ L गिवन है। देयर इज अ रॉड ऑफ लेंथ L और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? चार्ज Q। चार्ज Q is uniformly distributed. Charge Q is uniformly distributed. Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रॉड के ऊपर। चार्ज की वैल्यू Q है और हमें क्या दे रखी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा दे रखी है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें दे रखी है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। There is a rod of length L on which charge Q is uniformly distributed and lambda is the linear charge density. अब हमें कह रहा है कि एक चार्ज Q है, ये जो चार्ज है Q, ये सपोज करते हैं कि a डिस्टेंस पे है, इस कंडक्टर से a डिस्टेंस पे ये चार्ज प्लेस किया हुआ है। ये जो Q चार्ज है इसकी डिस्टेंस एंड यहां से कंडक्टर का जो एंड है वहां से a है। तो इस Q चार्ज के कारण इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, कूलम्स का इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम ये सपोज करते हैं कि ये जो लेंथ है, रॉड है, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के बना है और उस स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर के ये रॉड की फॉर्मेशन हुई है। उस स्मॉल एलिमेंट से हमने एक एलिमेंट ले लिया और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है स्मॉल एलिमेंट की, क्योंकि लेंथ एलिमेंट स्मॉल है तो स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चार्ज है, इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है उसे हमने dq से रिप्रेजेंट किया। dq इज द स्मॉल चार्ज ऑन दिस लेंथ और इस एलिमेंट की डिस्टेंस q चार्ज तक x है। इस एलिमेंट से इस q चार्ज की डिस्टेंस x है, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे स्मॉल चार्ज कितना है? dq है
और इसकी लेंथ कितनी हमने ली है, dx ली है। तो लैम्डा इक्वल्स टू dq बाय dx। यहां से dq की वैल्यू आ जाएगी, dq इक्वल्स टू लैम्डा इनटू dx। यहां से हमने dq की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लैम्डा इनटू dx। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो फोर्स भी स्मॉल होगा। तो स्मॉल फोर्स को हम df से रिप्रेजेंट करेंगे और टोटल फोर्स को f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस स्मॉल एलिमेंट के कारण जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो स्मॉल फोर्स है एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय df। अब इस एलिमेंट के ऊपर स्मॉल चार्ज dq और इसका चार्ज q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x। तो स्मॉल फोर्स df हम कूलम्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे। कूलम्स लॉ से df फोर्स इक्वल्स टू k q1 q2, k q1 की प्लेस पे dq और q2 की प्लेस पे q। सो k q dq अपॉन r स्क्वायर। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस x है। सो kq dq अपॉन x स्क्वायर। यहां से dq की वैल्यू जो हमने निकाली थी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, dq की वैल्यू डाल देंगे। तो kq dq की वैल्यू लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। ये स्मॉल फोर्स हुआ। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल फोर्स, यानी इस होल लेंथ के कारण टोटल फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो टोटल फोर्स यानी F कैसे आएगा, तो इस स्मॉल फोर्स का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ df। स्मॉल फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df इक्वल्स टू f। अब यहाँ पे लिमिट और ली जाएगी। तो लिमिट कैसे ली जाएगी, यहां से एक एंड की डिस्टेंस कितनी है, a है, और यहां से दूसरे एंड की डिस्टेंस कितनी है, a प्लस l। यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक l, यानी इस रॉड की दोनों एंड की डिस्टेंस लोअर, यहां पे स्टार्टिंग को हम लोअर एंड कहते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a और यहां से दूसरे एंड की डिस्टेंस तो a प्लस l, यानी a प्लस l। तो यहाँ पे हमने लिमिट ले लिया, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट a प्लस l और df। अब हम यहाँ df की वैल्यू डाल देंगे, ये लिमिट एज इट इज चलेगा और df की वैल्यू पुट करेंगे। सो kq लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर। अब यहां से कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लेंगे, तो kq लैम्डा कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर चला गया और ये बच गया dx अपॉन x स्क्वायर और लिमिट a टू a प्लस l। अब ये x स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा kq लैम्डा एंड इंटीग्रेशन लिमिट a टू a प्लस l x रेज टू द पावर -2 dx। और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n के फॉर्म में होगा और इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला होता है x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये बन गया kq लैम्डा एंड x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 एंड a टू a प्लस n। ये आ जाएगा kq लैम्डा और x की पावर -1 अपॉन -1 लिमिट a टू a प्लस l इक्वल्स टू kq लैम्डा। और ये माइनस को हमने बाहर ले लिया और x की पावर -1 को लिख दिया 1/x और लिमिट a टू a प्लस n। ये -1 को बाहर ले लिया और x की पावर -1 को लिख सकते हैं 1/x, इसे पॉजिटिव फॉर्म में लिख दिया। अब एक बार x की प्लेस पे अपर लिमिट डालेंगे और माइनस का साइन देकर के x की प्लेस पे लोअर लिमिट डाल दी जाएगी। तो माइनस का kq लैम्डा
1 अपॉन x की प्लेस पे अपर लिमिट a प्लस एल माइनस x की प्लेस पे लोअर लिमिट, तो दिस इज माइनस k क्यू लैम्डा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा a इंटू ए प्लस एल कैंसिल, यहां से a बचेगा, यहां से a कैंसिल, माइनस a माइनस एल, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, और ये माइनस प्लस, तो ये बन गया a क्यू लैम्डा इंटू एल अपॉन a इंटू ए प्लस एल। ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। इस चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स F इक्वल्स टू k क्यू लैम्डा एल अपॉन a इंटू ए प्लस एल। दिस इज द फोर्स एक्टिंग on charge q.